डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस यूनिट 8 थी ये। और अब हम लोग देखेंगे, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 9 जो कि ओवरव्यू ऑफ फंड फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो आईओटीज होते हैं वो पढ़ेंगे, बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी और ऐसी जितनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी चीज़ें हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जो है आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये इस मॉड्यूल की लास्ट यूनिट होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार बीटेक क्लासेस में। और देखते हैं ओ लेवल के कोर्स के लिए ये जो लास्ट यूनिट है मॉड्यूल की, उसमें क्या क्या होता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है ये। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे और देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे जो आईओटीज हैं, ठीक है। आईओटीज के बारे में हम लोगों ने देखा कि है क्या, पहले समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू आईओटीज होता क्या है। इंट्रोडक्शन आईओटीज जो होता है वो इसमें जो ये समझ लीजिए कि जितनी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जितनी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आईओटीज के बारे में होता है, वही आईओटीज होती हैं। देख लीजिए लिखा क्या, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटीज इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब कि वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर से या इंटरनेट से जो भी डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं, सारी आईओटीज होती हैं। मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स प्रोवाइडेड द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूआईडीज बोलते हैं इसको, एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ नेटवर्क विदाउट प्रिंटिंग ह्यूमन टू विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि आईओटीज के अंतर्गत जो है आपको जो भी सामान दी जाती है यूज करने के लिए ओवर द नेटवर्क या फिर डेटा ट्रांसफर के लिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ह्यूमन टू ह्यूमन डेटा ट्रांसफर करते हैं या ह्यूमन टू मशीन। मशीन का मतलब वो सारी डिवाइसेस, ऐसा नहीं कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे इसमें। मशीन का मतलब होता है वो सारी डिवाइसेस जो आपको डेस्कटॉप से हो सकती है, लैपटॉप से हो सकती है, आईपैड से हो सकती है, मोबाइल से होती हैं, डिजिटल कैमरे से होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी आईओटीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और डेफिनेशंस के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेशंस क्या कहती है। डेफिनेशंस कहती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्किंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड विद इन देयर आर्किटेक्चर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड सेंस इंटरेक्शंस amongst each other और with respect to external environment। कहने का मतलब क्या कि डेफिनेशन हमें यह बताती है कि वो सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि नेटवर्किंग से किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्युनिकेट या इंटरेक्शंस के काम में आता है। इंटरेक्शंस मतलब होता है कि एक दूसरे को जो है आकर्षित करना, इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है, मान लीजिए हमको अपने मोबाइल पे किसी चीज़ किसी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी वेबसाइट से कोई जानकारी लेनी है, तो वो एक हमारा आईओटीज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन, इसके आप लोग देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाने के काम में आएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें। इन द अपकमिंग ईयर्स, मतलब जो आने वाले ये जो साल आए हैं, IoT based technology will offer advanced level of services and physically change the way people लीड देयर डेली लाइफ। कहने का मतलब इस समय में, आजकल के समय में जो समय आया है इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का समय आया है, इसने जो है लोगों की आम जीवन को जो है बड़ा प्रभावित किया और उनकी जो डेली लाइफ होती है उसको बदल के रख दिया है। एडवांसमेंट इन मेडिसिन, पावर, गेम्स, थेरेपीज, agriculture, smart cities, and smart home are just a very few of categorical examples where it is strongly established। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अगर आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर में देख लीजिए, स्मार्ट सिटी में देख लीजिए, स्मार्ट होम में देख लीजिए, मेडिसिन के क्षेत्र में देख लीजिए, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र आज के समय में अछूता नहीं बचा है जो आईओटीज का फॉलो ना करता हो, ठीक है। अगला है इन द कंज्यूमर मार्केट IoT टेक्नोलॉजी इज मोस्ट synonyms with product printing
टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट होम। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है स्मार्ट होम का ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। आगे बताएंगे स्मार्ट होम क्या होते हैं। कवरिंग डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस, अप्लायंसेस आप समझ सकते हैं घर में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइटिंग के लिए फिक्सर्स और थर्मोस्टेट्स है, होम सिक्योरिटी सिस्टम एंड कैमरास एंड अदर होम अप्लायंसेस। ठीक है, तो वो सारी डिवाइसेस जो घर में यूज होती हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली एंड इंटरनेट आल्सो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अप्लायंसेस दैट सपोर्ट वन और मोर कॉमन ecosystems and can be controlled via devices associated with the ecosystem such as a smartphone and smart speakers। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी IoTs के अंतर्गत आती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा, और आप लोगों को शायद पता भी हो और कई लोग यूज भी करते हैं। आजकल स्मार्ट मोबाइल आ रहे हैं, तो स्मार्ट मोबाइल में एक ऑप्शन होता है रिमोट का ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एमआई का रिमोट यूज़ करता हूँ एग्जांपल के लिए, एमआई का जो मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ करता हूँ। तो एमआई ने क्या किया है कि एमआई ने जो है एक रिमोट इनेबल करके दिया है अपने ऐप में, और उससे क्या करते हैं कि आप जो है अपना सेटअप बॉक्स भी मैनेज कर सकते हैं, टीवी मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ एसी लगा है तो एसी मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि एक डिवाइस है और उस डिवाइस के माध्यम से विद द रिमोटली जो है आप अपने घर के सारे अप्लायंसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है IoT। नीचे लिखा है एक थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर दिया ये सारी चीज़ों का, ये एक लाइन लिखी है इसमें, आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है ये, कि ओवर 9 बिलियन थिंग्स, ठीक है, फिजिकली ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसको हम छू सकते हैं, आर करंटली कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज ऑफ नाउ। इन द नियर फ्यूचर दिस number is expected to rise टू आ होपिंग 20 बिलियन। मतलब अगर अभी की बात करें तो लगभग 9 बिलियन ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी भौतिक चीज़ें हैं, ऐसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा, दोगुने से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जो लगभग 20 बिलियन के आसपास होगा। तो हमें लग रहा है कि ये IoT आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या इसका जो है पार्ट है। हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी, कि हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि आया कहाँ से, क्यों आया, इसके बारे में देखते हैं। 1970 द एक्चुअल आइडियाज ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस वर प्रपोज। तो 1970 में ये आइडिया प्रपोज किया गया कि अगर ऐसा हो तो कैसी हमारी डिवाइसेस और कैसी लाइफ हमारी होगी। ठीक है, उसके बाद 1919 में 20 साल बाद जॉन रॉकी क्रिएटेड अ टोस्टर विच कुड टर्न ऑन ऑफ ओवर द इंटरनेट। तो जॉन रॉकी जो थे उन्होंने एक जो टोस्टर क्रिएट किया जो कि इंटरनेट के माध्यम से ओपन और क्लोज मतलब ऑन और ऑफ किया जा सकता था। ठीक है, मतलब कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके घर में जो है स्मार्ट फैन लगा हुआ है, स्मार्ट फैन लगा हुआ है और वो चल रहा है, और आपने क्या किया कि कहीं निकलना था, ऑफिस वगैरह निकलना था, तो आपको जल्दी जल्दी में आप चले आए और जो है आपको याद आया रास्ते में, अरे फैन तो घर का चलता ही रह गया, बंद नहीं किया। अब कोई बंद करने वाला भी नहीं है कि फैन बंद कर दे। तो आपने क्या किया कि जो है इंटरनेट से लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपने घर का जो फैन है उसको एक्सेस कर लिया, और उसको वहीं से बैठ के जहां पर हैं आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपने उस फैन को एक्सेस कर लिया, मतलब कि ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद 1995 में क्या आया, सीमेंस इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल बिल्ड फॉर M2M। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि 1995 में जो थे सीमेंस ने जो है इंट्रोड्यूस किया एक मॉडल जिसको M2M मॉडल बोला गया। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, इसको हम समझाएंगे आगे M2M क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 1999 द टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 1999 में ये नाम यूज किया गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड बाय द केविन ऑस्टन। केविन ऑस्टन ने इस नाम को यूज किया। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप लोग ये पूरा पॉइंट है आप लोग मेंशन करके रख लीजिएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, तो इसको रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो जो है सबसे पहले किसने यूज किया ये नाम और कब आया। ठीक है, तो ये 1999 में आया। केविन ऑस्टन ने जो है अपने काम के दौरान PNG विच बिकम वाइडली एक्सपेक्टेड, जो कि पूरी जगह मतलब हर जगह इसको एक्सेप्ट किया गया। 2004 की बात करें, द टर्म वाज मेंशन्ड बाय द फेमस पब्लिकेशंस लाइक द गार्डियन, बोस्टन ग्लोब एंड साइंटिफिक अमेरिकन। तो ये टर्म जो है 1904 में कई जगह पे यूज हुआ। 2005 की बात करें तो यूएन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म है यूनियन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन किसका, ITU का, पब्लिश इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक।
तो 2005 में इसकी पहली रिपोर्ट सबमिट की गई। ठीक है, 2008 की बात करें, द इंटरनेट ऑफ थिंग वाज बॉर्न। 2008 में इंटरनेट थिंग्स आ गई। और 2011, ठीक है, गार्टनर द मार्केट रिसर्च कंपनी इंक्लूड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन देयर रिसर्च। और 2011 में उन्होंने अपने रिसर्च में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जिक्र किया। ठीक है, चलिए हाउ टू वर्क ये देख लेते हैं कि काम ये कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख लीजिएगा जिसको भी चाहिए होगा। द इंटायर IoT process smart with the devices themselves like smartphone, smart watches, electronic appliances like TV, washing machine, which helps you to communicate with IoT platform। मतलब कि वो सारी IoT प्रोसेस होती हैं जो किसी डिवाइस के माध्यम से, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट घड़ी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, वो सारी चीज़ें जो कम्युनिकेट की जा सकती हैं एक IoT के प्लेटफॉर्म से, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसमें काम कैसे करता है। देखिए ये आपका इंटरनेट है जो बादल की तरह बना हुआ है, और ये आपकी डिवाइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इधर AC लगा हुआ है, इधर ये बल्ब लगा हुआ है। तो अगर आपको अपनी डिवाइस से इन दोनों अप्लायंसेस को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी डिवाइस से सीधा सा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। इंटरनेट से जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स अवेलेबल होगा वो रिस्पॉन्स आपके अप्लायंसेस को जाएगा। ठीक है, और अप्लायंसेस जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वो क्या करते हैं कि वो डिजिटल वैल्यू को समझते हैं, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। और 0 होता है तो ऑफ होता है, 1 होता है तो ऑन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिया और 0 1 के फॉर्म में चला गया, और जाने के बाद में क्या हुआ कि आपने जैसा चाहा था वैसा हो गया। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं इसमें। सेंसर डिवाइसेस होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग होता है और यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप डिस्क्रिप्शन इसके देख लेते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टेट्स। स्मार्ट थर्मोस्टेट्स क्या होती हैं, हेल्प यू सेव रिसोर्स ऑफ हीटिंग बिल्स बाय नोइंग योर यूजेस पैटर्न। मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, आपके घर का कोई भी अप्लायंसेस चलता हुआ छूट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है बंद करके उसका जो है हीटिंग को कम कर सकते हैं और बिल्स को अपने कम कर सकते हैं। कनेक्टेड कार्स, आजकल जो कार आ रही है पार्किंग वगैरह में जो आप खड़ी हैं, तो आप जो है उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, पता कर सकते हो GPS के माध्यम से हमारी कार कहाँ है, सेफ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो लिखा है IoT हेल्प ऑटोमोबाइल कंपनीज हैंडल बिलिंग, पार्किंग इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड स्टफ ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें जो है IoT बहुत ही जल्दी एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। एक्टिविटी ट्रैकर क्या होता है, कैप्चर हार्ट रेट पैटर्न, क्लोरीन एक्सपेंडिचर, एक्टिविटी लेवल्स एंड स्किन टेम्परेचर ऑन योर रिस्ट। तो ये होता है जो आजकल घड़ियाँ आ रही हैं, स्मार्ट वॉचेस जिसको बोलते हैं, तो आपका टेम्परेचर भी पता कर लेती हैं, क्लोरिक एक्सपेंडिचर भी पता कर सकती हैं, एक्टिविटी लेवल पता कर सकती हैं, स्किन टेम्परेचर केवल घड़ी के माध्यम से ये सब पता किया जा सकता है। ठीक है, स्मार्ट आउटलेट्स क्या होते हैं, रिमोटली टर्न एनी डिवाइस ऑन और ऑफ, इट अलाउज टू यू ट्रैक डिवाइस एनर्जी लेवल एंड गेट कस्टम नोटिफिकेशन डायरेक्टली इनटू योर स्मार्टफोन। कहने का मतलब क्या है कि जो है आप ये समझ लीजिए कि आपके स्मार्टफोन में ऐसी ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं जिससे आप कुछ भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पार्किंग सेंसर्स, IoT टेक्नोलॉजी हेल्प्स यूजर द आइडेंटिफाई रियल एबिलिटी टू पार्किंग स्पेस ऑन देयर फोन। तो ये भी आप देख सकते हैं। हेल्थ के माध्यम में कनेक्टेड हेल्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटीज, रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग एंड पेशेंट केयर, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मेडिकल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द पेशेंट डेटा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका पेशेंट डेटा होता है वो आप जो है IoT की हेल्प से उसके डेटा के अकॉर्डिंग जो है उसकी हेल्थ की चेकिंग कर सकते हैं और डिसीजन कर सकते हैं कि क्या इसको चाहिए होता है क्या नहीं। ये फिगर है IoT के फॉर्म में जो यूज होता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, देखिए होम कंज्यूमर हो गया, ट्रांसपोर्ट मोबाइलिटी हो गई, हेल्थ बॉडी हो गई, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और सिटीज इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब जगह पे IoT यूज होता है। तो आगे बढ़े और देखते हैं कि आगे क्या है। चैलेंजेस क्या होते हैं, मतलब इतनी सारी कोई चीज़ बेनिफिशियल है तो इसके चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। मान लीजिए एट प्रेजेंट IoT फेस्ड विद मैनी चैलेंजेस सच एस, कौन कौन से हैं, इन सफिशिएंट टेस्टिंग एंड अपडेटिंग। ये सारी चीज़ें अपलोड तो हो गई, बना के दे दी तो गई, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो है अभी उतना टेस्टिंग और अपडेटिंग नहीं हो पाती है टाइम टू टाइम। उसके बाद कंसर्न रिगार्डिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसका भी खतरा रहता है आपका डेटा और प्राइवेसी का भी।
अगर मान लीजिए सिक्योरिटी कहीं से लीक हुई तो उसकी आपकी प्राइवेसी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सब लोग इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। डेटा वॉल्यूम एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें जो है इंटर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इंटीग्रेशन विद एआई एंड ऑटोमेशन, दोनों चीज़ों में एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, दूसरा ऑटोमेशन भी होना चाहिए, तो ये भी जो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। डिवाइसेस रिक्वायर टू कंस्टेंट पावर सप्लाई विच इज़ डिफिकल्ट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो पावर आ रही है उसको जो वो है जो आपके अप्लायंसेस लगे हुए हैं या जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उसको जो कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करती रहे, ये भी थोड़ी एक प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कि आप कहीं हैं और आपका कुछ काम करना है थ्रू द इंटरनेट और आपके घर पे लाइट ही नहीं आ रही है, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। और लास्ट, इंटरेक्शन ऑन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, तो ये जो है अगर आपको इंटरेक्ट करना है अपने डिवाइस से तो एक थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मतलब एक कम डिस्टेंस में ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस कॉल्ड टू मशीन, हमने ऊपर बोला था M2M, तो M2M क्या होता है, मशीन टू मशीन होता है, यहाँ समझ लीजिए। M2M कम्युनिकेशन इट हेल्प्स टू स्टे कनेक्टेड विद फिजिकल डिवाइसेस एंड प्रोवाइड टोटल ट्रांसपेरेंसी, इज अवेलेबल विद लेजर इन इनफिशियंस एंड ग्रेट क्वालिटी। कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं IoT की जो एडवांटेज है, ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेट कर सकती हैं फिजिकल डिवाइसेस के साथ में, और आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये वर्क करके अच्छी क्वालिटी का वर्क करके आपको देती है। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, ड्यू टू फिजिकल ऑब्जेक्ट गेटिंग कनेक्टेड एंड कंट्रोल डिजिटली एंड सेंट्रली विद वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, आपके घर पे जो भी डिवाइसेस फिजिकल डिवाइसेस लगी हुई हैं उसको आप क्या एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कहीं भी डिजिटली या वायरलेसली इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे टीवी से मोबाइल चलाना हुआ तो क्या हुआ, मोबाइल या रिमोट चला, मोबाइल के रिमोट से जो है आपको टीवी को हैंडल करना हुआ या सेटअप बॉक्स को हैंडल करना हुआ, तो आप क्या करते हो, कुछ नहीं, ना तो मोबाइल में कोई वायर लगा हुआ है ना सेटअप बॉक्स में कोई वायर लगा हुआ है रिमोट को एक्सेस करने के लिए, तो आप दूर से ही जो है कुछ रेंज होती है उसको एक्सेस कर पाते हो, तो वही चीज़ है। इन्फॉर्मेशन हेल्प्स टू गेट मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। मॉनिटर हेल्प्स टू मेक आई एंड वेरियस एक्टिविटीज लाइक नोइंग द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ एयर इन योर होम, मॉनिटर द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट्स कैन एंड विल इम्प्रूव सेफ्टी एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है अपने यहाँ AQI जिसको बोलते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको आप चेक कर सकते हो, या फिर आप जो भी मॉनिटर करना चाहो थ्रू द इंटरनेट वो आप देख सकते हो। मॉनिटर मतलब होता है देखना। ठीक है। टाइम एंड मनी, सेव टाइम एंड मनी, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या करता है, डिसएडवांटेज होते हैं, इसको कौन से बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि एक तो कंपेटेबिलिटी होती है, कंपेटेबिलिटी करंटली देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंपेटेबिलिटी फॉर द टैग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई जो है सिस्टम नहीं बना, कोई डिवाइस नहीं बनी है जो एक्यूरेटली जो है मॉनिटर कर सके आपके सब चीज़ों को, जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो ये कंपेटेबिलिटी नहीं बिठा पाता है आपस में। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा टफ होता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज पॉसिबल टू सिस्टम फेलियर ऑल्सो इनकेस। मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई भी दिक्कत हो गई, सिस्टम फेल हो गया, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। प्राइवेसी सिक्योरिटी, विद ऑल ऑफ थिंग्स IoT डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड द रिस्क इज लूजिंग प्राइवेसी इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या होता है, जो आपका डेटा होता है IoT का जो डेटा होता है आप जो थ्रू द इंटरनेट जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, तो ऐसे में जो है प्राइवेसी का खतरा बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई हैकर है आपका डेटा हैक कर लिया बीच में, तो फिर क्या होगा कि जो है आपकी प्राइवेसी होती है वो खत्म हो जाती है। सेफ्टी क्या होती है, ऑल ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, सो रिस्क इज सेफ्टी इज आल्सो हाई इन IoT। वही बात है कि मान लीजिए कि इंटरनेट पे है तो आपकी सेफ्टी जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऊपर बता दिया, फिर भी नीचे कुछ दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, द IoT drivers आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एनी फेलियर और बग्स इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वी हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस, एवर पावर फेलियर कैन केस ऑफ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो फिर कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स तो है ही, और फिर अगर पावर कट हो गई तो आपके में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर थ्रू द इंटरनेट वो आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है किसी वायरस का अटैक हो गया, कोई बग आ गया तो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को फेल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा।
ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, और रियल लाइफ का एग्जांपल। ठीक है, तो रियल लाइफ के एग्जांपल में ये समझ लीजिए कि बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझ में शायद आ जाएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में क्या होता है कि न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर कई महीने से आ रहा है, कई महीने से आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके रखे जा रहे हैं, इकट्ठा करके रखे जा रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि करीब 1 साल में इतना न्यूज़पेपर इकट्ठा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या यूजफुल है क्या नहीं। उसके बाद में आप क्या करोगे कि ये न्यूज़पेपर तो खराब हो गया है, इस न्यूज़पेपर को क्या करो कि कबाड़ी को दे हो जाके, ठीक है, या इसको जो है सेल कर देते हैं रद्दी के भाव में। तो होता क्या है कि तभी कोई कहता है ऐसा करो कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो इस डेट का या इस डेट का जो है न्यूज़पेपर निकाल के रख लो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी। तो क्या हुआ, अब उतने बड़े जो 1 साल के आप का रिकॉर्ड है न्यूज़पेपर का, जो शायद डेट वाइज या डे वाइज लगा भी नहीं है, अब उसमें से वो इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल के रखना क्या होती है, बिग डेटा एनालिसिस। कहने का मतलब क्या है, थ्रू द इंटरनेट और ओवर द internet we have a huge amount data in the web server, but if we want to need exactly found our information regarding data, then we have collect there. ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा का एक्सेस करना है, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से वो थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करके लाना होता है, तो वही होता है बिग डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो हमें लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग एग्जाम्पल से। अब देख लेते हैं कि लिखा क्या है इसमें। Big data analytics is the complex process for actioning large and varied data sets over big data to uncover information। कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये बहुत बड़ा, बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्या करना है कि एक बहुत बड़े डेटा से, बहुत बड़े डेटा क्षेत्र से, मतलब कि बहुत बड़े डेटा क्षेत्र से क्या करना है कि हमको वो जो अनकवर डेटा है ना, अनकवर इन्फॉर्मेशन है ना, उसको लानी है। सच एज hidden pattern, unknown and correlations, market trends, customer preference that can help organize make informed business decisions। कहने का मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें जो हमें, मान लीजिए हिडन पैटर्न्स या फिर अननोन कोरिलेशंस या मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके रिगार्डिंग, आप जिसको चाह रहे हैं उसको, उस रिगार्डिंग आपको डेटा लेना है, तो आपको बिग डेटा एनालिसिस करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि हमें ये आपको ये वीडियो लेक्चर बनाना था, तो अब हमें ये सारी चीज़ें याद तो है नहीं ना, फिर या तो दो चीज़ें थी, या तो हम बुक से ये डेटा लेते हैं या इंटरनेट से लेते हैं। तो इंटरनेट से हमको ये डेटा खोज के ही तो लाना पड़ा ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बिग डेटा एनालिसिस कर लिए। ठीक है, तो यही होता है बिग डेटा एनालिसिस। ऑन द broad scale, data analytics technologies or techniques provide a means to analyze data set and draw conclusions about them, which help organizations make informed business decisions। बिजनेस इंटेलिजेंस BI बोलते हैं, क्वेरीज आंसर बेसिक क्वेश्चन अबाउट बिजनेस ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द डेटा एनालिसिस, देन दैट प्रोवाइड द एक्चुअल डेटा वी वांट टू नीड अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बिग डेटा एनालिसिस कहलाता है। आगे देख लेते हैं। The importance of big data analysis driven by the specialized analytics system and software we will high powered computing system big data analytics offer various business benefits including। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को जो बिग डेटा एनालिसिस करना है, तो कभी कभी ये होता है कि हमारे पास बहुत हाई स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स होने, ड्राइवर्स होने चाहिए, और बहुत ही हाई स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है डेटा को रखने के लिए, या फिर हाई पावर कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो देखते हैं क्या, पहला है न्यू रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप अगर बिग डेटा एनालिसिस करना जानते हैं, या आपका ये प्रोफेशन ही है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मार्केटिंग होती है। मान लीजिए कि आजकल किसी भी चीज़ को देखना है कि ये हमको मार्केटिंग करनी कैसे कहें, तो आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बना के डाल दिए जाते हैं, जो लोग वहाँ से देख के उस ट्रेंड को समझ लेते हैं। यूट्यूब की ही बात हम क्यों किए और किस चीज़ की बात क्यों नहीं किए, क्योंकि जो विजुअलाइज डेटा होता है वो हमें जल्दी समझ में आता है। तो वीडियोस के माध्यम से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा सही मिलती है। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सही मिलती है, लेकिन वो क्या होती है, जो भी उसमें बताया जाता है वो पढ़ने की अपेक्षा जल्दी हमको
समझ में आ जाता है। ठीक है, बेटर कस्टमर सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आप किसी भी तरीके के ऑपरेशंस को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। कम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ रिवाइल्स, तो ये सारी एडवांटेज जो है 5 पॉइंट ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो परेशान मत होइएगा और पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बिग डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन इनेबल बिग डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्टिव modelers, statisticians, and other analytics professionals to analyze growing volume of structured transaction structured transaction data। ठीक है, इसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, 3 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर होता है, एक अनस्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर जो डेटा होता है बिग डेटा में क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर डेटा में आप कोई भी काम जितना भी टेबुलर फॉर्म में होता है, आपका एक्सेल हो गया, हमने देखिए यहाँ पे दे दिया एक्सेल हो गया या एसक्यूएल हो गया, जितना भी टेबुलर फॉर्म में होता है वो आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है। ठीक है, कि मतलब स्ट्रक्चर रो और कॉलम पता होता है कि उसी में होगा, तो वो आपको। और दूसरा फॉर्म अगर बात करें तो इसको कन्वेंशनल BI एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम बोलते हैं। द इनकम्पेसेस अ मिक्स ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जैसे XMI होता है, जेसन्स होता है, ये सारे इस फॉर्म में जो डेटा होते हैं वो अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि कुछ रो कॉलम में भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, तो इसका जो है मिला जुला सा कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, लोगो हो गया, ईमेल PDF, तो इसका कोई स्ट्रक्चर थोड़ा ही होता है। आपने इमेजेस बना दी, किसी और ने इमेजेस बना दी, अब उसका जो स्ट्रक्चर क्या बताओगे आप। इमेज है तो इमेज है, हाँ ये है कि एक फाइल की प्रॉपर्टी है कि हाँ ये इमेज है, ये वीडियो है, ये लोगो है, ये सारी चीज़ें। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, क्लाउड मतलब बादल, और कंप्यूटिंग मीन्स कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर के माध्यम से जो होना। अब क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या क्या बादलों में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है क्या, मतलब कि अगर हमको एक्सेस करना हुआ तो हम बादल में जाके एक्सेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है समझ लीजिए, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि जैसे बादल हैं, बादल बनते हैं, बादल बिगड़ते हैं। कभी भी बादलों का अगर आपने सेफ देखा हो तो वो एक जैसे नहीं रहते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल छोटे छोटे स्पॉट्स में दिखते हैं, उसके बाद में आ करके जैसे बारिश होने वाली होती है तो आकर के एक जगह मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा सा स्पॉट बना लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे बादल मिलके बहुत बड़ा स्पॉट बना लिया, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कोई उनका एक शेप नहीं होता है, और कभी ज़्यादा कभी कम दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसी तरीके से जो हमारा डेटा है कंप्यूटिंग का, तो ये भी इसी तरीके का है कि मतलब थ्रू द इंटरनेट पता ना कितने सारे यूजर ने जो है अपना जो है डेटा क्या किया है कि क्लाउड्स पे डाल रखा है। अब होता क्या, इंटरनेट जो है, जो हमारे बड़े बड़े इंटरनेट में यूज़ करने वाले होते हैं, उसमें क्या होता है बहुत बड़ा स्पेस जो है हमको दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं, यूजर्स अपना डेटा मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं, तो या तो मेंटेन करने के लिए वो घर पे अपने सिस्टम को इतना ब्रॉड कर लें, इतना एफिशिएंट कर लें कि उनका जो है डेटा एक्सेस किया जा सके, और फिर क्या हो कि उस डेटा को वो स्ट्रक्चर फॉर्म में रखें कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी डेटा को फेच करना हुआ तो तुरंत फेच कर लिया। और इत्तेफाकन अगर ये हो गया कि मान लीजिए कि आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है या सिस्टम प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पावर नहीं होता है, तब क्या करोगे आप। तब तो दिक्कत होती है, या तो फिर लाइट का वेट करो कि भैया लाइट आ जाए तो हम अपना सिस्टम एक्सेस कर पाएँ, या फिर आप जो शॉप पे लेकर के जाओगे और आपको ये बताया गया कि सिस्टम करप्ट हो गया, तब तो डेटा लॉस हो जाएगा। फिर क्या, मतलब कि इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए जो है हमें ये कॉन्सेप्ट मिला क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि आप थ्रू ओवर द इंटरनेट आप अपना जो है डेटा डाल देते हो, और जिससे चाहे जहाँ चाहे जब चाहे, मतलब आप जिससे चाहने का मतलब आप थ्रू द कंप्यूटर भी एक्सेस कर सकते हो, थ्रू द मोबाइल भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर साइबर कैफे में जा करके एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप अपने टैबलेट से यूज कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, तुरंत आप देख सकते हो कि किसका क्या डेटा है, तुरंत फेच कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आपने जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग में एक दे दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, या आपने वहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आपके कंपनी में 10,000 बंदे काम कर रहे हैं। 10,000 बंदे काम करने के लिए क्या होता है कि आपको फिर जो है बिग क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक स्पेस परचेज करना पड़ता है, ठीक है, मतलब किराए पे लेना होता है। तो किराए पे लेने के लिए आप क्या करते हो कि आप उसको कुछ पैसा पेमेंट करते हो। तो पैसा पेमेंट करने के बाद वो आपको स्पेस दे देता है। और उसका मतलब क्या होता है कि आपने ये कहा कि भाई जब तक हमको यूज़ करना है तब तक आप हमसे किराया लेते रहो और हमारे डेटा को मेंटेन करते रहो। फिर उसमें चाहे आग लगे, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग इतना आपकी डेटा की इतनी ज़्यादा कॉपीज क्रिएट करके रख देते हैं कि मान लीजिए कि कहीं फिर भी लॉसेस के चांसेस होते हैं ना, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहते हो, कभी भी जाके कहीं से भी जो है आप अपने काम का डेटा ले सकते हो। तो ये होती क्लाउड कंप्यूटिंग। देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग sometimes referred to as simply as a cloud is use of computing resources, server, database management, data storage, networking, software applications, and special capabilities such as a blockchain and artificial intelligence AI बोलते हैं इसको over the internet as opposed are owning and operating those resources yourself of permission। कहने का मतलब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे जो है आप जो है सर्वर से या डेटाबेस मैनेजमेंट से या डेटा स्टोरेज से या नेटवर्किंग से या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जो भी चाहो, आप वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आपको अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वो एक रिसोर्स आपको दे देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिस्ट्री की देख लेते हैं थोड़ी सी। क्लाउड कंप्यूटिंग इज डेट बैक टू 1950 एंड ओवर द ईयर्स। 1950 के बाद से लगभग ये जो है आया। इट इज इन्वॉल्व थ्रू मैनी फेजेस विद वेयर pioneered by IBM including grid यूटिलिटी एंड ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। तो IBM मशीन ने जो है इसको बनाया, इंक्लूड ग्रिड किया, उसके बाद में ये डिमांड कंप्यूटिंग में आ गया, मतलब कि इसकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। टू रीड अ फुल हिस्ट्री टू कंप्यूटिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हाउ टू विजुअलाइज इंटरेक्शन मॉडर्न डेज क्लाउड, चेक आउट IBM हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ब्लॉग पोस्ट। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री देखनी है तो आप जो है IBM का क्लाउड कंप्यूटिंग का ब्लॉग पोस्ट जो है वो उसको आप पढ़ सकते हैं। यूज कहाँ कहाँ पे होता है ये देख लेते हैं। यू आर प्रोबेबली यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग राइट नाउ इवन यू डोंट रियलाइज इट। तो पहला है कि आप जनरली यूज करते हो लेकिन कहाँ पे आपको पता ही नहीं होता, रियलाइज नहीं। टू सेंड ईमेल, एडिट डॉक्यूमेंट, watch movies on TV, listen music, play games, store purchase and other files is likely to cloud computing making is also possible behind the scenes। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी आप करते हो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक जरिया है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। हाँ, द फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर barely a decade old with already a variety of organizations from teeny startups to global corporations, government agencies to non-profit and embracing of the technology for all sorts of region, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे जो वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस जो हैं और गवर्नमेंट्स की भी कुछ साइटें हैं, वो सारी चीज़ें वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर को देख लीजिए, ठीक है। और इसमें जो है आपको सारी चीज़ें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। देखिए ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये वाला आपका सर्वर है। उसके बाद ये लैपटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट्स है, डेस्कटॉप है, ये आपके सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये डेटा रिसोर्सेस है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपने ये जो आपके डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस से एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को जो है ला सकते हैं या उस पर डेटा का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बेनिफिट भी देख लेते हैं इसका कि क्या होता है। तो ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी को जो है क्लाउड कंप्यूटिंग एबल टू पे फॉर ओनली अ कैपेसिटी यू नीड व्हेन यू नीड अ इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको आपका मतलब पर्टिकुलर काम के लिए कुछ भी स्पेस चाहिए होता है या फिर कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। इम्प्रूव्ड एगिलिटी, फास्टर टाइम टू मार्केट। एगिलिटी मतलब होता है चपलता, बहुत तेजी से, ठीक है। इसका मीनिंग नोट कर लीजिएगा। एगिलिटी AGILITY मतलब चपलता होता है, तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है, बूढ़ता होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने ऑन द क्लाउड कंप्यूटर कैन इम्प्रूव द डिप्लॉय, मतलब स्पिन अप सर्वर द मिनट, परचेजिंग एंड डिप्लॉइंग द सेम सर्वर ऑन द परमिशंस माइट टेक वीक्स और मंथ। कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे आप अपनी तेज़ी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने
काम की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि आप उस सर्वर के मतलब जितना भी आप ह्यूज सर्वर लेंगे, ह्यूज स्पीड मिलेगी, आप वहाँ से अपने काम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ग्रेटर स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी मतलब आप बढ़ा सकते हैं, और इलास्टिसिटी का भी मतलब होता है, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि खिंचाव पैदा करना, मतलब कि खिंचाना मतलब बढ़ाव है ना, ठीक है। तो इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन कैपेसिटी फॉर द नंबर ऑफ ट्रैफिक ऑन द सर्वर। कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कभी कभी आजकल जो यूज होता है कि रात में 6 से 7 बजे के बीच में क्या होता है, इंटरनेट पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ यूजर्स यूज़ करने वाले इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए से जैसे भी होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा आ गए, नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा हो गए, तो उसने क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज को बड़ा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में जैसे वो नंबर ऑफ़ यूजर्स कम हो गए, जैसे कि दिन में मान लीजिए 1-2 बजे की बात होती है, तो वहाँ पे उस समय क्या होता है कि नंबर ऑफ़ यूजर्स बहुत कम होते हैं, कुछ ऑफिस में होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे थे, सो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कम हो जाता है। तो ये बादलों वाला ही कॉन्सेप्ट है कि बादल कभी कभी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे मैनेज हो जाता है, और छोटे हो जाते हैं, तो यही होता है। तो ये अपना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या होता है, द लीडिंग क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर आर रेगुलरली अपडेट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द लेस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंप्यूटर स्टोरेज एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर। वो क्या करते हैं कि अपने इस तरीके के परफॉर्मेंस से जो अपनी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। आपको जो भी काम करना है वो आपको हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग करेंगे, मतलब कि काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करा देंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल करा देंगे, और नेटवर्किंग और हार्डवेयर की भी कैपेसिटी वो लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। बेटर सिक्योरिटी बिल्ट इन, अगला पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें देख लेते हैं कि सिक्योरिटी का पार्ट कहाँ से आता है कि बेटर सिक्योरिटी बिल्ट इन traditionally security concerns have been a leading obstacle of organizations considering cloud adoption, but its response to demand the security offered by cloud service provider is strictly restricting on permission securities। तो आपको जो है इसमें अच्छी सिक्योरिटी भी बिल्ट होके मिल जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं जो हमने आपको ऊपर बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वीआर की बात करें, वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा वीआर क्या होता है। तो वर्चुअल रियलिटी वीआर इसको बोलते हैं, द सिमुलेटेड एक्सप्रेशन दैट इज सिमिलर कंप्लीटली डिफरेंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या होता है कि ये वर्चुअल रियलिटी ऐसी होती है, जैसे इस फिगर आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको बताया जाता है, मतलब अगर इस तरीके का आप जो है क्या बोलते हैं गॉगल्स लगा के देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम जो है रियल दुनिया में। कई सारी ऐसी मूवीज़ 3D में बनने लगी हैं कि आप जब अगर थिएटर में जाते हैं या फिर गेम खेलने जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। तो applications of virtual reality is include entertainment like video games and individual educational purpose, medical or related things, other distinct type of VR style टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑगमेंट रियलिटी इन द मिक्स्ड रियलिटी। कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखते हैं या वीडियोस गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के 3D गॉगल्स लगा के आपको ऐसा फील होता है कि उस गेम में हम ही हैं, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो हमारे आसपास हो रही हैं, जैसे आप रियल लाइफ में देखते हो। और इसका मेडिकल और मिलिट्री ट्रेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वीआर की होती हैं, ये आप देख रहे होते हैं ये बंदा जो है कुछ कर रहा है इसमें, तो ये इसको लग रहा है कि जो है हम एक्चुअल में रियल लाइफ में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि डिस्क्राइब भी करना होता है आप लोगों के लिए, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में तो जिसका मीडियम इंग्लिश है वो सारे लोग जो है अपना कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश में जो है दोनों में आपको टॉपिक देते हैं और दोनों का जो है एलेबरेट करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर जो भी देख रहे हैं उसको पूरा देखिएगा, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, देखते हैं। टुडे द वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आर अप्लाइड टू एडवांस फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, डिजाइन, ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट। मतलब कि वो सारी चीज़ें आजकल जो हैं वो वीआर से छूटी नहीं हुई, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, डिजाइन ट्रेडिंग का क्षेत्र हो या फिर एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, ठीक है। वेयर द कंप्यूटर इंटरफेस
which tries to mimic real world beyond the monitor of give a impression 3D, थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, विजुअलाइजेशन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या आता है, इन सारी चीज़ों में जो भी आप यूज करते हैं उसको आप 3D डायमेंशन में देख सकते हैं। मतलब एक्स वाई जेड, अगर जिन लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट उनको पता होगा, या मैथमेटिक्स में आपने 3D का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि 3D क्या होता है। ठीक है, फिर कभी अगर कभी फिजिक्स पढ़ाए तो फिर आपको बताएंगे कि 3D का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक आता है फिजिक्स, तो है देखते हैं। ऑफन it is hard to reconstruct the scale of distances between object in static 2D। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, आप ये कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर 3D की बात करें तो लेंथ विड्थ हाइट, तो ये सारी चीज़ें हो आती हैं। तो दस द थर्ड डायमेंशन हेल्पिंग बिंग दिस टू ऑब्जेक्ट। 3D का वही हमने बताया कि जो तीसरी आपकी होती है जिसको ऊंचाई या गहराई आप बोल सकते हैं। नीचे से देखेंगे खड़े होकर ऊपर की तरफ तो वो ऊंचाई हो जाती है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो गहराई हो जाती है। तो यही होता है 2D 3D में, तो वो सारी चीज़ें 3D में आपको दिखती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, पहले भी हमने समझा ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहला है रियलिटी इन मिलिट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, फैशन, हेरिटेज, बिजनेस, इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं इसको कि कहाँ पे क्या यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। क्योंकि रीजन ये है कि जो एआई है और जो वीआर है, वीआर का यूज जो है हर कहीं पे होने लगा है आजकल। ठीक है, और आगे कुछ पॉइंट्स और हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये स्पोर्ट्स, मीडिया, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फिल्म एंड प्रोग्रामिंग लैब। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे एडवांटेज देख लेते हैं क्या है वीआर का, विजुअल रियलिटी का, कि क्वालिटी विजुअलाइजेशन। सबसे बड़ी बात ये होती है कि देयर इज नो डाउट अबाउट व्हाट वीआर कैन अचीव व्हेन it come to providing an impressive visualization of VR headset at what you need to improve लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो उसका लेवल अगर आपको जज करना है 3D मतलब रियल लाइफ में देखना है तो आप उस चीज़ को VR के थ्रू देखेंगे, तो वो आपको मतलब जो VR हेडसेट वो होते हैं उनके हेल्प से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस क्वालिटी का है। ठीक है, आ सोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज बैरियर। मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझना है लेकिन कोई बंदा आपको समझा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर आप वीआर की हेल्प से देखेंगे, वीआर हेडसेट की हेल्प से देखेंगे तो आप बिना समझाए उसको समझ सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है विद द सुटेबल सॉफ्टवेयर यू कैन कंफर्टेबली ब्लेंड इन द फॉरेन लैंग्वेज डोमिनिकेट प्लेस ऑफ कंट्री जस्ट फाइन यूजिंग अ वीआर हेडसेट। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप कोई चीज़ 2D में देख रहे हैं और उसके बाद 3D में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है आप 3D से उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। वॉचिंग द वेल ऑफ रीडिंग सम ऑफ थिंग्स यूज ऑफ वी आर हैज़ क्रिएटेड मच इंटरेस्टेड इन देन बिफोर। ठीक है, इट इज इंगेज एंड दिस हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ मैनी स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, facilities retention of information. It is easy to recall content that you have to vividly seen, and that is one reason you should use a VR headset। कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप फैसिलिटीज और फैसिलिटी रिटेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखना चाहते हैं तो आपको VR हेडसेट यूज करके ही पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या है। इट इज एबिलिटी टू प्रोवाइड विविड सिनेरियोस, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सिनेरियोस ये देता है जो कि आपको कवर करने में और उस चीज़ को रिकॉल करने में, याद करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये तो थे इसके कुछ प्रॉन्स मतलब कि एडवांटेज। अब प्रॉन्स देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इट कैन बी एडिक्टिविटी या एडिक्टिव। कहने का मतलब क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं इसके पीछे, नहीं 3D तो ये थोड़ा सा खराब चीज़ है। बीइंग यूज्ड ऑफ both learning and playing VR has become addictive. Some students are gamers who cannot just let to go and make themselves to the technology. This is the most common reason why people want to sell their VR headset.
कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो है इससे परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए घर में किसी स्टूडेंट के पास में है या घर में किसी पर्सन के पास में, अब वो क्या है VR हेडसेट लगाए हुए जुटा हुआ है गेम खेलने में, मूवी देखने में, तो एक लोग पागलपन हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इस VR हेडसेट को बेच देते हैं। प्रोवाइड नो रूम्स नो इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करते, बातचीत भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा अकेलापन, वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं इसको लगाने के बाद में। देख लेते हैं, व्हेन यू आर लर्निंग in the classroom, VR does not provide any room of interaction since you are not a opener asking question or even giving suggestions. It is always a one man show when it comes to learning with using a VR headset. कहने का मतलब क्या होता है, इसको आप अकेले जो भी करना है आप इसके VR हेडसेट के माध्यम से कर सकते हैं। ना तो कुछ किसी से सीख सकते हैं, ना आप जो किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इट इज़ एक्सपेंसिव, महंगा है। VR एक्सपेंसिव ड्यू टू एडवांटेज फीचर यूज प्लेटफॉर्म दिस मेगा अनफेयर स्पेशली द लर्निंग सिंस नॉट ऑल एजुकेशन कैन अफोर्ड इट। कहने का मतलब जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं वो इसकी मदद से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन महंगा है इतना कि जो है सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखिएगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं। बाकी बहुत सारा डेटा नेट पे अवेलेबल, कहीं से भी आप पढ़ें, बस पढ़ें, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।